नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि 70 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाए हो। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बच्चों, मैं बता दूं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश या फिर अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं। अगर पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछे बच्चों, तो आप वीवर लगाइएगा। लेकिन अगर पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक पूछे, तब आप इलेक्ट्रॉन लगाइएगा। इसी प्रकार से बच्चा पार्टी एन टाइप भी होता है। एन टाइप में अगर बहुसंख्यक आवेश पूछेगा, तब आप इलेक्ट्रॉन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तब आप क्या लगाओगे, तब आप लगा के चलना सर इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि एन टाइप में अल्पसंख्यक पूछ के चले बच्चा पार्टी, तब आप होल लगा के चलिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक पूछा तो आपने होल लगाया, और अगर एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक पूछे तो इलेक्ट्रॉन लगाओगे। अगर पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक पूछेगा तो आप इलेक्ट्रॉन लगाओगे, लेकिन एन प्रकार के बच्चा पार्टी इसमें अल्पसंख्यक धारावाहक पूछे, तब आप क्या लगाओगे, होल लगाओगे। याद हो गया ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। यहां पे बच्चों ये पूछा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश, अभी हमने बताया पी प्रकार वाला में अगर बहुसंख्यक पूछे तब आप वीवर लगाना, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में अगर अल्पसंख्यक पूछा है तो इलेक्ट्रॉन लगाओगे। 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया बच्चा पार्टी, यस नो बताते हुए चलिएगा। इसी प्रकार से हमने क्या बताया, एन टाइप वाला में बच्चों अगर बहुसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन लगाना, अगर एन टाइप में अल्पसंख्यक पूछेगा तो होल लगा के चलना, यानी कि पी का उल्टा याद रखिएगा इसका। ओके, ये दोनों प्रश्न से बच्चों एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं। पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को बच्चों नैज अर्धचालक कहते हैं। 3 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक होती है, जबकि नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। ये दोनों को बात को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न यहां से आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है कि बाह्य अर्धचालक की चालकता कैसी होती है। जल्दी से आप लोग बता के चलो, बाह्य अर्धचालक की चालकता कैसी होती है, तो आप लगाओगे बहुत अधिक होती है। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। और बच्चा पार्टी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा। जितने बच्चे जुड़े हो बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लेना, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करिएगा। नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करते चलोगे, इसमें आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता चलेगा। देखो, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, पहले आपको यह बात पता होगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है बच्चों, ये अर्धचालक है और इसकी संयोजकता 4 होती है। क्या होती है बच्चों, इसकी संयोजकता 4 होती है। यह बात आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, या तो जर्मेनियम पूछेगा या सिलिकॉन पूछेगा। तो हमने दोनों का दे दिया है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तब आप 5 लगा के चलना। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आज के क्लास में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहां पे पूछा जा रहा है, एक पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है। एन टाइप का बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋणात्मक चार्ज वाला होता है, जबकि बच्चा पार्टी होल पी टाइप वाला जो होता है वो धनावेशित होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, वातावरण में किस सतह से रेडियो तरंग परावर्तित होता है? वातावरण में बच्चों किस सतह से रेडियो तरंग परावर्तित होता है? तो वो होता है कौन सा बच्चों, एक बार जल्दी से लगा दो, वो होता है क्रोमोस्फेयर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है ये सभी प्रश्न को। ओके, चलो ये बता के चलो आप लोग कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। यहां से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है पहले मैं बता देता हूं। अगर मूल गेट पूछा है तो एंड और नोट होता है। अब देखो एग्जाम में पूछेगा एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। एंड के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर क्या होता है? y होता है। एंड से बच्चों हम नोट जोड़ते हैं तो नेंड बनता है, तो नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक भी आ सकता है। नेंड गेट का होता है, अगर ये लिखे हो a इंटू बी बराबर y, तो ऊपर में ऐसे करके बार लगा देना। उसके बाद बच्चों और गेट के लिए पूछ सकता है, तो और गेट याद रखिएगा, और गेट का बूलियन व्यंजक और में जोड़ याद रखना, a प्लस बी बराबर y हो जाएगा। अगर और के जगह और का उल्टा हमारा अगर नोट जोड़े तो नोर हो जाता है, और का नोर याद रखिएगा। अगर ये लिख दिए हो a प्लस बी बराबर y, ये सभी बच्चों फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीधे बन जाता है, यहां से पूछ लेगा नोर गेट का बूलियन व्यंजक बताओ, तो ये सब बताना पड़ेगा, ऊपर में बार लगा देना क्योंकि नोर है। उसके बाद यहाँ पे नोट है, तो नोट में सिंपल सा है, नोट में सिंपल सा है, अगर ए है तो बराबर में ए बार लगा देना, बस हो गया बच्चों। यहां से हमने 5 क्वेश्चन बना दिया और एक प्रश्न यहां से भी आपके एग्जाम में कंफर्म है। और बच्चा पार्टी ये तो क्या है भैया, ये तो भैया ऐसे दिखा रहे हैं, एग्जाम में आप तहलका मचा के आओगे, बस आप हम पे भरोसा करो और अच्छे से क्लास को देखो। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के गारंटी वाला पीडीएफ, यानी कि बच्चा पार्टी वो हम गारंटी लेते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम आपको 90 प्लस नंबर दिलाएंगे, इसलिए हमने तैयार किया है आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट, क्योंकि उस नोट्स से हर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब की बार आपकी बारी है, इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 90 प्लस नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। तो इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा, चाहे आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ भी लिया है तो देख लो कैसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, आपको मिल जाएगा। और बच्चा पार्टी हमारे तरफ से हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री रहेगा, हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री रहेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ये विशेषता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों के लिए तैयार हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इस पे एक बार कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चों। आइए क्लास की ओर चलते हैं कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को बच्चों वी मॉड्यूलन कहते हैं, और मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है आवृत्ति मॉड्यूलन, दूसरा होता है बच्चा पार्टी कला मॉड्यूलन, क्या होता है दूसरा कला मॉड्यूलन, और तीसरा कौन सा होता है आयाम मॉड्यूलन। तो ये सब याद रखिएगा, मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आया हुआ है कि मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग वी मॉड्यूलन कहते हैं, ये बात हमने आपको बता चुका है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल ये है कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था। लेजर का आविष्कार बच्चों 1960 में हुआ था, किनके द्वारा हुआ था ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये हुआ था थियोडोर मैमन के द्वारा। थियोडोर बच्चा पार्टी ये वैज्ञानिक है अमेरिका के, और मैमन साहब इनका नाम है। थियोडोर मैमन के द्वारा 1960 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 16 मई, आपको ये दिन नहीं याद रखना है लेकिन फिर भी याद रखिएगा 16 मई 1960 को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। और जानते हो संकीर्णन के साथ एक चीज और याद रख लो कि क्षीणता का मापन भी डेसिबल में होता है। क्षीणता का मापन भी बच्चों डेसिबल में होता है, जानते हो, ये अब की बार है, और इससे ये पिछले साल ये पूछा था, तो दोनों को याद रख लो, संकीर्णन और क्षीणता दोनों का मापन डेसिबल में हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी, क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया?
हाँ तो एक बार जल्दी जल्दी से थंब वाला इमोजी भेजते चलो कि सर आज हम हल्का मचाएंगे और इस 70 में हम लोग कम से कम 60 प्लस सही करके दिखाएंगे। ये लास्ट में पूछेंगे हम लोग। बता के चलो इसका क्या होगा। यूएचएफ आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होता है, जल्दी से बता के चलो। 14 नंबर सवाल, यूएचएफ आवृत्ति का तरंग बच्चा पार्टी कैसे संचारित होता है, तो ये होता है अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूएचएफ यानी कि बच्चों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि निम्न में से कौन अस्थायी कण है। यहाँ पे बच्चों अस्थायी कण जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूट्रॉन कैसा होता है जानते हो? न्यूट्रॉन होता है उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। तो मैं यहाँ पे इनके खोजकर्ता का भी नाम बता देता हूं। इनका बच्चों खोज किसने किया था बताओगे क्या? ये चैडविक साहब ने इनका खोज किया था। कौन सा नाम था? जेम्स चैडविक साहब ने किया था इनका खोज। किनका? न्यूट्रॉन का। कब किया था सर? 1932 ईस्वी में किया था। ये सब याद रखना है, पूछ लेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। ओके बच्चों, अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये भी मैं बता देता हूं, जे थॉमसन साहब ने इनका खोज किया था। जे थॉमसन साहब ने। अगर प्रोटॉन की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड साहब ने इनका खोज किया था। तो बच्चा पार्टी बताओ क्या छोड़ के आओगे आप लोग? अच्छा ये भी बता दो सर कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया था? 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन का खोज किसने कब किया था? रदरफोर्ड साहब ने, तो 1917 ईस्वी में। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा पार्टी, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? देखो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये सब मूल कण है, मौलिक कण है। लेकिन अल्फा कण क्या है भैया? अल्फा कण तो है हीलियम का नाभिक। एक बार आया था कि अल्फा कण क्या है, तो आपको याद रखना अल्फा कण क्या है? अल्फा कण है हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक होता है। अच्छा अल्फा कण का खोज किसने किया था? तो ये भी रदरफोर्ड ने ही किया था भैया। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आपको ध्यान रख के चलना है। कब किया था सर? ये किया था 1899 ईस्वी में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? 2 से घट जाता है। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ समझाना नहीं है, आपको याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है? तेजी से चलने वाली बीटा किरणें भैया इलेक्ट्रॉन है। 18 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जस्ट याद रखना इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल आपके सामने है। अगला नंबर सवाल यह है कि चालकता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा? अगर आपसे चालकता का मात्रक पूछे बच्चों, यहां पे ये याद रखना है कि चालकता जो होता है ना, चालकता यहां पे आपको याद रखना है। क्या? चालकता जो होगा ये समानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो प्रतिरोधकता के। किसके बच्चों? प्रतिरोधकता के। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। यहां से कर लो, इसको ऊपर भेज दो। सिग्मा बराबर क्या होगा? ओम जाएगा ऊपर तो इनवर्स लग जाएगा, फिर मीटर जाएगा इनवर्स तो मीटर लग जाएगा। यानी कि ये वाला मात्रक मतलब ये तो सही है। और इसी को बच्चा पार्टी हम लोग क्या लिखते हैं? इसी को लिखते हैं हम लोग साइमन बच्चा पार्टी, और मीटर इनवर्स होता है। आपको ध्यान रखना है 19 नंबर सवाल का बी भी सही है, इसलिए ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का बच्चा पार्टी ऑप्शन सी होगा, जिसे आप सीमेन मीटर इनवर्स कह सकते हो, एग्जाम में आता है। ओके और वोल्ट मीटर किसका मात्रक है भैया? ये तो आसान है, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। किनका है? ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है? कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है। ये सभी के सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो
ये नाभिकीय संलयन पर। यहाँ पे याद रखना बच्चा पाठी, एग्जाम में पूछता है हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर आधारित है, तो ये भी आधारित है नाभिकीय संलयन पर। 21 का ऑप्शन नंबर बी आप बता के चल रहे हो। चलो ये बता के चलो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, यानी कि E बराबर mc स्क्वायर के बारे में पढ़े हो ना बच्चों, तो ये आइंस्टीन साहब का कहना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी लगाओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। भैया हमने बताया है ना, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होगा, शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य, यानी कि ये आवेश रहित होता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, ज्वाइन कीजिएगा। अभी 8 बजे के बाद जो है हमारा 8 बजे क्लास होगा। अभी ये 7 बजे वाला यानी कि फिजिक्स चल रहा है। बताओ नाभिकीय बल कैसे होते हैं। नाभिकीय बल जो होते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ से 2 नंबर में कैसे प्रश्न पूछेगा मैं बता रहा हूँ। पूछ लेगा नाभिकीय बल के गुणों को लिखे, तो आप याद रखिएगा नाभिकीय बल अगुरुत्वीय होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं। 3 तो यही से हो गया, तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो, बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो हमने ऊपर ही आपको जस्ट बताया ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं भैया, ये कहते हैं 2 हल्के नाभिकों के मिलने से एक भारी नाभिक का बनना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। ओके ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, अर्ध आयु का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्ध आयु के लिए हमने पढ़ा है सर, हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाता है, वो होता है 0.6931 बाई क्या होता है लेमडा। यहाँ पे के मत लगाना, वो केमिस्ट्री वाला बात नहीं है। अब बता के चलो ये लेमडा होता है। लेमडा को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा को ही हम लोग क्षय नियतांक या फिर विघटन नियतांक कहते हैं। क्षय नियतांक अच्छा लगता है, क्षय नियतांक या फिर विघटन नियतांक कह सकते हो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ये देख सकते हो टी किसके समानुपाती है, यानी कि हाफ लाइफ जो समानुपाती होगा 1 बाई लेमडा के, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। 1 लगा ऊपर में और लेमडा नीचे आ गया, मतलब इसका व्युत्क्रमानुपाती है। और ये क्या है, क्षय नियतांक या फिर विघटन नियतांक। यही पूछा है कि अर्धायु का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, विघटन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है बच्चों, ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ये बना देता है एक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, रेडियो एक्टिव किरणें कहां से उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव किरणें बच्चों कहां से उत्पन्न होती है, नाभिक से। अब नाभिक के बारे में हमें यह समझना है कि परमाणु के भीतर ये जो होता है ये हमारा नाभिक होता है। नाभिक किससे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10 पर पावर माइनस का 15 मीटर में होती है। परमाणु का जो आकार होता है बच्चा पार्टी, वो 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के आकार में होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहां से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है भैया, वो होती है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गामा किरणों का गुण जो है एक्स किरणों के गुण से मिलता है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा गामा किरणों की तरह कौन होता है, तो आपको याद रखना एक्स किरण होता है। ओके ये भी ऑब्जेक्टिव बना हुआ है आपके एग्जाम में। चलो अगला बता के चलो कि एक U जो है ये बराबर किसके होता है। 1 U बराबर बच्चा पार्टी 1 AMU के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर मैं कह दूं इसके बराबर एक चीज और भी होता है तो क्या आप मान जाओगे, जल्दी से आप लोग बता दो। सर मैं जानता हूं कि वो होता है 1.6। कितना होता है बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी से बता दो। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 केजी होता है। ये याद रख के चलिएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये केजी में अगर पूछे तो ये याद रख के चलना, एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे पूछा हुआ है बच्चा पार्टी। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 का। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हमने पढ़ा है n बराबर क्या होगा, n बराबर भैया जी क्या होता है, a माइनस का z होता है। a माइनस z होता है क्या बच्चा पार्टी, बताओ तो। a माइनस
का Z होता है। बताओ ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ऊर्जा को किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। बच्चा पार्टी ये प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन आपको नहीं घूमना है क्योंकि इसका आंसर जो होगा वही होगा। देखो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। तो यही तो बात है, ऊर्जा को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपसे ये पूछ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 × 10⁻⁶ जूल होता है। ये भी बात आप बिल्कुल याद रख के चलिएगा, एग्जाम में बन जाएगा यहां से प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। द्रव्य तरंग सिद्धांत के बच्चों प्रतिपादक का नाम पूछे तो डी ब्रोगली साहब है। देखो न्यूटन ने क्या दिया है आपको पता है, एक बार बताओ जल्दी से। न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन साहब ने दिया है सर कणिका सिद्धांत। न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया, याद रखना है, ये दिया गया है कणिका सिद्धांत। हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया सर, वो दिया गया है तरंग सिद्धांत। हाइगेंस के द्वारा, याद रखना ये सब प्रश्न आएगा एग्जाम में बच्चों, तरंग सिद्धांत दिया गया है। मैक्स प्लांक के द्वारा क्या दिया गया है, क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। मैक्स प्लांक के द्वारा बच्चा पार्टी क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। तो ये भी बात आपको याद रख के चलना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर। बच्चों अभी तो जस्ट हमने बताया कि n बराबर क्या, a माइनस का z होता है। तो मतलब n क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, यही तो मुख्य अंतर बताता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा हो जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम बच्चों ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का ये नियम हो जाएगा। अगर बात करें किरचॉफ का प्रथम नियम की बच्चा पार्टी, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। 35 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चा पार्टी किया है डी ब्रोगली साहब ने। आपको अभी जस्ट हमने बताया ना कि द्रव्य तरंग वाला सिद्धांत जो है ये किसने, डी ब्रोगली ने दिया है। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो वर्ण विक्षेपण है। करेक्ट आंसर सी होगा। बच्चों क्लास को एक बार सभी बच्चे जरूर लाइक करिएगा, जितने बच्चे जुड़े हुए हो। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को देख लेते हो और लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो। ओके बच्चों तो क्लास ऐसे रह जाता है, तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके बताओ ये सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है। अगर आपसे बच्चों सोडियम की जगह सीजियम बहुत बार आया हुआ है, याद रखिएगा सीजियम का दहली तरंग दैर्ध्य जो होगा वो कितना होता है, वो 656 नैनोमीटर होता है। कितना, 656 नैनोमीटर होता है। उसके बाद आपसे पोटेशियम का आ सकता है, क्या पोटेशियम, ये सब इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं बच्चों। पोटेशियम का कितना होता है एक बार जल्दी से बता दो, वो होता है 565 नैनोमीटर होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इसका लिथियम का, क्या ये लिथियम का आ सकता है, तो लिथियम का भी आप बता के चलोगे। लिथियम का 520 नैनोमीटर होता है। उसके बाद चांदी का भी आ सकता है, चांदी ऐसे हाईलाइट रहता है, चांदी का होता है 265 नैनोमीटर। तो ये सब 4 को याद रखना है। और सोडियम का कितना होगा बच्चा पार्टी, 540 नैनोमीटर होता है। यहां पे आप याद रख के चलिएगा। देखो 4 और 1 5 बता दिया। एक प्रश्न से 5 प्रश्न याद कर रहे हो बच्चा पार्टी, किसी से कम नहीं हो। अब एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, हमने बता दिया तो नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ ऊपर जो हमने वो नोट्स के बारे में बताया है बच्चा पार्टी, अनुरोध यही करूंगा कि उसे अच्छे से जरूर पढ़ लो, क्योंकि ये 199 चार्ज कोई बड़ा नहीं है। आपको ये एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा ये नोट्स, ये हमारी गारंटी है। एग्जाम में इसके बाहर कभी भी नहीं आता है, क्योंकि पिछले साल भी दिए बच्चे एग्जाम, उसके पिछले साल भी दिए हैं, तो किसी भी साल ऐसा ये नोट्स नहीं किया है। और ये अब की बार हमारी गारंटी है बच्चों। बता के चलो, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है बच्चा पार्टी बताओ, तो ये करता है विद्युत ऊर्जा में।
और जितना भी मैं बता रहा हूं अलग से इसे तो भैया रटते जाओ। देखो अगर ये पूछे कि प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल। क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है। दूसरा होता है प्रकाश चालकीय सेल। क्या? प्रकाश चालकीय सेल होता है। तीसरा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल। क्या? प्रकाश वोल्टीय सेल। तो ये तीनों आपको याद रखना है, 3 प्रकार के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब ये बता के चलो, इसे हटाना है ना। चलो ये बता के चलो, जूल सेकंड निम्नलिखित में किसका मात्रक है? बच्चों आपने पढ़ा होगा E बराबर एच न्यू होता है। H हमें निकालना है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। H को क्या कहते हैं बच्चों? याद रहे, H को प्लांक नियतांक कहते हैं और प्लांक नियतांक ही तो पूछा है। तो आप देखो H बराबर क्या होगा? E बटा में V हो जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा का जूल ले लो, आवृत्ति का सेकेंड इनवर्स ले लो, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स को ऊपर भेजो तो जूल सेकेंड बचेगा। और जूल सेकंड किसका मात्रक है? प्लांक स्थिरांक का। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो विद्युत विभव का एक मात्रक वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारिता का एक मात्रक फैराड होता है, फैराड में इसे माइक्रोफैराड और कौन सा ये पिकोफैराड दोनों होता है, और दूसरा मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो ये सब बात आप याद रख के चलिएगा। यहाँ पे देखो कितना प्रश्न बनाया, 1 2, ये 2 मात्रक इसका, 2 मात्रक इसका, 2 मात्रक इसका बता दिया। उसके बाद E बराबर एच न्यू, ये वाला संबंध एग्जाम में आ जाता है। प्लांक नियतांक H हुआ तो H बराबर E बटा में V हो गया। तो यहां से मैं इसका वीमा भी बता देता हूं, ML2 होगा, T इनवर्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बटा में ये सेकेंड इनवर्स है तो इसे टाइम इनवर्स T इनवर्स कर लो, तो बराबर में ML2 और T-1, यानी कि प्लांक नियतांक का वीमा भी बता दिया बच्चों। अब एक बात बचा है, उसको भी बता देते हैं। मान कितना होता है? 6.626 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकंड भी होता है। देखो कितना समझा दिया, आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जबकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर भैया? माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि म्यू बराबर क्या है? 10 IP हो जाएगा ना। म्यू बराबर 10 IP, यानी कि ये ब्रूस्टर का नियम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 43 नंबर सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? लाल रंग का अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, बैगनी का कम होता है। लेकिन जानते हो बैगनी रंग का विचलन अगर आपसे पूछे, बैगनी रंग का विचलन आपसे पूछे तो ये अधिक होता है। क्या होता? बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन क्या होता है? ये बात याद रखना है बच्चों, लाल का विचलन क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, 44 नंबर सवाल है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है पराबैंगनी विकिरण। क्या होता है? पराबैंगनी विकिरण। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? वैद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो वो हो जाता है अल्फा किरणें। क्या? अल्फा किरणें। करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके ये बता के चलो, जब प्रकाश हवा से कांच में गमन करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? जब प्रकाश हवा से कांच में गमन करती है इसका तरंग दैर्ध्य सीधे रूप से घट जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार, और आपने पढ़ा है तरंग सिद्धांत दिया गया हाइगेंस के द्वारा, प्रकाश के वर्ण का निर्णायक होता है कौन? आवृत्ति होता है। क्या बच्चों? इसका निर्णायक आवृत्ति। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर किस पर नहीं करती है? वो नहीं करती है इसकी तीव्रता पर। सही जवाब आप सी लगा के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और बच्चा पार्टी 8 बजे जरूर आइएगा, क्योंकि हिंदी का हम सेट करवाते हैं, आप लोग को बहुत मजा आएगा 8 बजे। तो आज हमें लगता है कि आप लोग इसमें कमेंट करिएगा कि 8 बजे कौन सा सब्जेक्ट लगा दिया जाए, एक बार कमेंट करिएगा। देखो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में बच्चों वोल्टेज राशि घटती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर
सवाल का जवाब बता के चलो, धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा? धारितीय प्रतिघात का मात्रक भैया वोल्ट तो होता है विद्युत विभव का, वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभव का होता है। एम्पियर भैया धारा का होता है। कूलम जो होता है ये आवेश का होता है। तो हमें लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा सर, क्योंकि धारितीय प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, प्रतिबाधा हो, आपने तो बता के चला है कि ओम इसका मात्रक होता है, तो ओम ऑप्शन में नहीं दिखा ना, तो ओम होता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, अच्छे से बताना है, इसलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है कि बच्चे हमारे बात को कितना याद रखते हैं। चलो ये बता के चलो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति केवल किस में व्यय होती है? किस में व्यय होती है? केवल प्रतिरोध में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, एम्पियर मीटर स्क्वायर निम्नलिखित में किसका मात्रक है? तो मैं यहाँ पे सभी का मात्रक बता दे रहा हूं, जिसका मात्रक निकले वो निकल जाएगा। देखो धारा घनत्व को हम लोग जे द्वारा दर्शाते हैं, जे बराबर आई बट्टा में ए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आई का मात्रक एम्पियर हुआ, धारा का ये यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि इनवर्स लगा है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा है, तो मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला है। लेकिन बच्चों ये याद रख सकते हो कि धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब सेल स्थिरांक की ओर बढ़े तो सेल स्थिरांक को हम एक्स द्वारा दर्शाते हैं, एक्स बराबर क्या होता है? एल बटा में ए होता है। यहाँ पे लंबाई का आप सेंटीमीटर लोगे, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। तो क्या सेंटीमीटर इनवर्स? नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब चुंबकीय आघूर्ण की तरफ बढ़े बच्चों, तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाते हैं, म्यू बराबर आई गुना ए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आई का मात्रक एम्पियर होगा, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यही मिलता है क्या सर? तो बिल्कुल बच्चों ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब विद्युत विभव के लिए आपने पढ़ा V बराबर W/Q, तो यहां से ले लो, चार्ज ये कार्य का जूल होगा और चार्ज का कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो ये तो इससे नहीं मिलता है, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये जो अलग से बता दिया मैं, इसे आपको मतलब बताए तो एग्जाम तक याद रख लो भाई, ये सब एग्जाम में प्रश्न यहां से बनता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव को। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी लिखते हो। सही जवाब ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। जानते हो बच्चा पार्टी लिख दिया था डीसी, इसको लिख दिया था एसी, तो ऐसे में बच्चा पार्टी कंफ्यूजन में पड़ जाए, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, आप क्या करोगे? दिष्ट धारा को ही तो डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं, याद रख के चलिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? ये भी डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा होता है। चलो ये बता के चलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है? ये फैराडे साहब ने बच्चा पार्टी, फैराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार किया है। कब? 1831 ईस्वी में। और जानते हो विद्युत अपघटन के नियम भी ये दिए हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, केमिस्ट्री का सवाल है लेकिन पूछ लेता है। विद्युत अपघटन नियम बच्चों, विद्युत अपघटन का नियम जो है ये फैराडे साहब ने 1833 ईस्वी में दिया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो हमने बताया था कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एम्पियर का नियम, ये लेंज का नियम, हाँ भैया यहाँ पे लेंज का नियम तो है, लेकिन बच्चों लेंज का नियम याद रखने के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चों, दूसरा नियम जो है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात आप याद रख के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय नहीं है? देखो लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये ने बताया था हमने ना लौह चुंबकीय, लेकिन सोना भैया, सोना धातु जो है ना ये प्रति चुंबकीय है। सोना धातु क्या है? प्रति चुंबकीय होता है, ये बात आप याद रख के चलोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे बच्चों स्वस्थ प्रतिरोध पूछा गया, स्वस्थ मनुष्य का। चलो ये बता के चलो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो समान होती है? उसका नाम होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। 60 नंबर सवाल का जवाब ए हो
हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में से किसका परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है? भैया ये टॉप लेवल का क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, तो हमने ये ऑप्शन लिखा है, इसका भी मैं बता देता हूं। देखो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, वायु का कितना होता है 1.00059 होता है, निर्वात का कितना होता है परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। तो बता के चलो टेफ्लॉन का कितना होता है भैया, टेफ्लॉन का कितना हो जाएगा, टेफ्लॉन का कितना होता है भाई जल्दी से बता के चलो ना, 2.1 होता है। देखो बच्चों ये परावैद्युत स्थिरांक है, एक होता है परावैद्युत सामर्थ्य, यहां पे मैं बता के चलता हूं, एक होता है परावैद्युत सामर्थ्य, ये अलग होता है, एग्जाम में आ सकता है यहां से प्रश्न। परावैद्युत सामर्थ्य का अगर मात्रक पूछे तो वोल्ट बटा में मीटर होता है। अगर मैं कोई एक का एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं कह दूं कि निर्वात का, यहाँ पे निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे अनंत होता है। क्यों सर? क्योंकि आपने तो यहाँ पे बताया है कि निर्वात का सर 1 होगा। बच्चों यहाँ पे परावैद्युत स्थिरांक 1 होगा, लेकिन अगर पूछे निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है तब आप अनंत बताओगे। जिस प्रकार से मैं बता दूं, अगर पूछे वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, आप लगा के चलोगे 3 गुणा 10⁻6 होता है। देख रहे हो बच्चों, वायु का हमने इतना लिखा है, ये परावैद्युत स्थिरांक है, लेकिन सामर्थ्य पूछे 3 गुणा 10⁻6 और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। समझ में आया बच्चों? ये एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है निर्वात का। लो भाई यहाँ पे ये प्रश्न बना, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगा, तो अनंत बताओगे, क्योंकि परावैद्युत स्थिरांक तो हमने 1 बताया, लेकिन अगर परावैद्युत सामर्थ्य पूछा तो अनंत बता के चलोगे। अब नहीं भूलना है बच्चों यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है आवेश के वितरण से क्या होता है? आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है बच्चों। चलो बताओ आप लोग, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? देखो मैं बता दूं, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड है, और फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए हम यूज में माइक्रोफैराड, पिकोफैराड का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर डी लगा लो। ये सभी के सभी मात्रक जो है संधारित्र की धारिता का ही मात्रक है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला से बता दूं, C बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है। तो यहां से आप, यहाँ C का मात्रक अगर फैराड होता है तो ये कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा, और अगर 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है तो इसे भी याद रख के चलिएगा। ये फॉर्मूला भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और साथ ही ये तीनों के तीनों आया हुआ है भैया। देखो ये आया था पिछले बार, उससे पिछले बार ये आया था, और फैराड तो आते रहता है, तो याद रखिएगा। यहां से भी 5 क्वेश्चन बन गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए कौन सही है? और यहां से बच्चों अनेक प्रश्न आपके बनेंगे, आप देखते जाओ। देखो एक होता है हमारा आवेश का रैखिक घनत्व, जिसे लेमडा द्वारा दर्शाते, लेमडा बराबर Q बाई L होता है। एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर Q बाई A होता है। एक होता है आवेश का कौन सा आयतन घनत्व, जिसे रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर Q बटा में V होता है। अब देखो यहाँ पे ये है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण आवेश का रैखिक घनत्व है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण आवेश का कौन सा पृष्ठ घनत्व है, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण बच्चों आवेश का आयतन घनत्व है। अब देखो यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ बट्टा में लंबाई का मीटर हो जाएगा, तो कूलम प्रति मीटर ये आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक है। यहाँ पे चार्ज का कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। यहाँ पे चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये ऊपर करो तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब बताओ बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पे ये पूछा आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व ये है, तो क्यू बट्टा में ए हो जाएगा। सिर्फ इतना सा पूछा, क्यू बाई ए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो ये कौन सा है, Q बाई L है, मतलब ये रैखिक घनत्व है, Q बाई V है, ये आयतन घनत्व है। तो ये सब आपको याद रखना है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, इसका मात्रक पूछता है, इसलिए ये याद रखना, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और कूलम प्रति मीटर क्यूब, ये सब एग्जाम में आपसे बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? बच्चों आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व तीनों के तीनों अदिश राशि है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि सर इसे हम लोग ई कहते हैं, और ई को ही तो हम लोग विद्युत
क्षेत्र कहते हैं? करेक्ट आंसर ए होगा। विद्युत क्षेत्र एक कौन सा सदिश राशि है? यहाँ पे फोर्स का न्यूटन ले सकते हो क्या? यहाँ पे फोर्स का आप न्यूटन ले लो, चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलो बताओ, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव मूलतः कैसा होता है? प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव उदासीन होता है। अगर यहाँ पे एक बात आया है कि विद्युत द्विध्रुव बच्चा पार्टी, तो यह एक सदिश राशि है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि है। और भी एक बात बता देता हूं बच्चों, इसका मात्रक आता है, बड़ा पूछता है, इसका मात्रक यहाँ पे आपको बताना बहुत जरूरी है। इसका मात्रक बच्चा पार्टी देखो, इसे हम P द्वारा दर्शाते हैं। P बराबर Q गुना में L होता है, चार्ज का कूलम ले लो, गुना में लंबाई का मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो है कूलम इंटू मीटर होता है। और 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है, ये भी याद रख लो। उसके बाद बच्चों डेबाई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ये भी याद रख लो। ओके, अब बताओ कहां से छूटेगा? सर नहीं छूटने वाला है, जितना मैं बता रहा हूं बस आप याद तो करते चलो। चलो ये बताओ, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग भैया चालक कहते हैं। और जिसकी चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। बहुत अधिक होती है अचालक, ये अति चालक कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। हमने पढ़ा है इसके लिए, वाटहीन धारा इंपॉर्टेंट बात है, कोस फाई बराबर 0 होता है। अगर मैं फाई बराबर कह दूं तो पाई बाय 2 होता है, तो ये क्या होता है? कोस फाई बराबर 0, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। या फिर फाई बराबर पाई बाय 2 होता है। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल भैया 70 हो गया क्या? हाँ भाई 70 तो हो गया है। अब बताओ क्लास कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता दूं, यहां से प्रश्न 100% लड़ेगा। मैं यहां पे लिख के दे सकता हूं बच्चों, यहां से प्रश्न रहेंगे, क्योंकि जितना भी मैं अलग से समझा के बताया ना, उसी से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में सीधे आ जाएगा। तो इस क्लास को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इस सारे प्रश्नों को लिख के याद कर लो भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और वो नोट्स के बारे में जितने बच्चे लेना चाहते हो, ये 199 वाला नोट्स, तो आप इस नंबर पे 70 70 82 16 85 नंबर पे आप कॉल या मैसेज बच्चों कर सकते हो, क्योंकि यही नोट्स है लास्ट टाइम में पढ़ के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाओगे। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से मिल जाएगा आपको। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।